मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और इसी गुस्से की हालत में किचन में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनाते समय बर्तनों को बहुत तेज तेज पटक पटक कर रख रही थी, कभी इधर उधर फेंक भी रही थी। किचन से खटपट की आवाज़ सुनकर मेरी तीनों बेटियां अंदर आ गईं और साथ में सुनैना भी। लेकिन मुझे इतने गुस्से में देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर मुझसे कुछ कहें, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं किसी की भी नहीं सुनती थी। उन सबको देखकर मैंने गुस्से से चीख कर कहा, क्यों आए हो यहाँ तुम लोग, यहाँ से चले जाओ। मेरी चीख सुनकर मेरी तीनों बेटियां चली गईं, लेकिन सुनैना वहीं खड़ी रही और आगे बढ़कर मुझे संभालने लगी। उसने जैसे ही मुझे संभालने के लिए मुझे पकड़ा, मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि मेरे गुस्से की असल कारण तो वही थी। मैंने उसे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वह गिरते गिरते बची। मुझे इस लड़की से बहुत ज़्यादा नफरत थी, इतनी नफरत कि शायद मुझे किसी और से हो नहीं सकती। कुछ देर तक आंखों में आंसू भरे वह मुझे देखती रही, फिर चली गई। उसके जाने के बाद मुझे थोड़ा सुकून हुआ। मैं उस लड़की से इतनी नफरत करती थी कि शायद ही दुनिया में किसी और से करती हूँ, और आज मेरे गुस्से की वजह वही बनी थी। हुआ यूँ था कि कुछ औरतें मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता लेकर आई थीं। दरवाज़ा सुनैना ने ही खोला था। उसके बाद फिर सुनैना उन औरतों के सामने नहीं आई थी। सारा काम मैं और मेरी बेटियाँ ही देख रही थीं। मैं बहुत खुश थी और दिल से चाहती थी कि यह रिश्ता हो जाए, क्योंकि रिश्ता इतना अच्छा था कि मेरी बेटी ऐश करती। कुछ देर की बातचीत के बाद उन औरतों ने कहा, चाय नाश्ते के बाद बढ़ते हुए बोली कि जिसने दरवाज़ा खोला था वह भी आपकी बेटी है। मैं एकदम से डर गई। मुझे लगा पता नहीं सुनैना ने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो। हाँ, है तो मेरी ही बेटी। क्यों, क्या हुआ? उसने आपके साथ कुछ बदतमीजी की है क्या? अरे नहीं, बदतमीजी नहीं की है, वो बहुत प्यारी बच्ची है। वह असल में बात यह है कि हमें आपसे यह कहना कि हमें आपकी उसी बेटी से रिश्ता चाहिए अपने बेटे के लिए। आपकी बेटी पर हमारा दिल आ गया है, प्लीज़ मना मत करना। उन औरतों की बात सुनकर मेरा दिमाग झन्ना गया। गुस्से के मारे अंदर ही अंदर खौलने लगी थी। किसी तरह खुद पर काबू पाया और कहा, जी हम सोच कर बताएंगे, अभी फ़िलहाल एकदम से जवाब नहीं दे सकते। औरतें फिर चली गई थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उन औरतों का मुंह नोच लूं या फिर सुनैना का गला घोंट दूं। और उन औरतों के जाने के बाद ही मैं किचन में आ गई थी और अपना गुस्सा उन बर्तनों पर निकाल रही थी। जी मैं तो आया कि सुनैना के इतने थप्पड़ मारूं कि मेरे अंदर की सारी आग ठंडी हो जाए, लेकिन मैं मजबूर थी। बचपन की बात और थी, लेकिन अब सुनैना बड़ी हो चुकी थी। बचपन में तो मैं उसे मारकर अपना गुस्सा निकाल लेती थी, लेकिन अब वह बड़ी हो चुकी थी, उस पर हाथ उठा नहीं सकती थी। अगर बदले में उसने मुझ पर हाथ उठा दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हालांकि वह मुझसे बहुत डरती थी और मैंने उसे पूरी तरह काबू में कर रखा था। अब मैं उसे जवान की गोली मार रही थी, तानों से उसका पूरा शरीर छलनी कर देती थी। मैं अभी उस पर जुल्म करती रहती थी। शाम तक धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो चुकी थी और अब दिमाग चलाने लगी थी कि इस मामले को कैसे निपटा जाए। फिर खुद को नॉर्मल करते हुए मैंने उन लोगों को फ़ोन किया और माफ़ी मांगते हुए कहा, क्या मैं हमें माफ़ कर दें, हमारे ख़ानदान में एक मौत हो गई थी, इसलिए मैं आपको फ़ोन नहीं कर सकी। बात यह है कि हम सुनैना का रिश्ता पहले ही तय कर चुके हैं, तो इसलिए आपको सुनैना का रिश्ता नहीं दे सकते। अगर आप चाहें तो मेरी बेटियों में से किसी का रिश्ता तय कर सकती हैं अपने बेटे के लिए। मेरी बात सुनकर लड़के की माँ ने कहा कि माफ़ करना बहन जी, हमें तो सुनैना ही पसंद आई थी। अगर सुनैना का रिश्ता आप नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, हम कहीं और कोई लड़की देख लेंगे, लेकिन हमें तो सुनैना ही पसंद आई थी। यह बात सुनकर मेरे अंदर आग लग गई थी, गुस्से की एक ऐसी आग जिसमें मैं जल उठी थी। मुझे सुनैना पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पहले उसकी माँ ने मेरा हक छीनने की कोशिश की थी और अब वह मेरी बेटियों का हक छीन रही थी। गुस्से में मैंने फ़ोन रख दिया। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटियों का हक सुनैना को नहीं छीनने दूंगी। जो मेरी बेटियों का है वह मेरी बेटियों को ही मिलेगा। दिल में कुछ फैसला करते हुए मैं बाहर आंगन में आई। सुनैना कुछ किताबें पढ़ रही थी। उसे इस तरह आराम से बैठकर देखकर मैं गुस्से में चीख पड़ी, तो तुम बैठकर पढ़ रही हो और वहाँ मैले कपड़े पड़े हैं, उन्हें कौन धोएगा? मैंने उसके हाथ से किताब लेकर फेंक दी। मेरे इस तरह चीखने और किताब फेंकने से वह एकदम डर गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिनको वह मुश्किल से रोके हुए थी। मेरी बात सुनकर वह मशीन लगाने के लिए आगे बढ़ गई थी, लेकिन मैं वहीं गुस्से से खड़ी रही और उसकी तरफ देखती रही। हालांकि मैं गुस्से में थी, लेकिन अंदर कहीं कुछ हुआ था जब सुनैना की आंखों में आंसू आए थे। लेकिन जल्दी ही मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि मुझे अपना वक्त याद आ गया था जब मैं अपने पति अंश के सामने कितना गिड़गिड़ाई थी। मैंने अंश से रोते हुए कहा था, अंशु प्लीज़ दूसरी शादी मत करो, हमारी खुद की बेटियां हैं, वह क्या सोचेंगी, आखिर उनके बारे में तो सोचो।
लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी थी और मुझे बहुत ही नफ़रत से देखकर कहा था, बीवी हो बीवी बनकर रहो, ज़्यादा सर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने ऑफिस कलीग से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करूँगा। वह कम से कम पढ़ी लिखी तो है, तुम्हारी तरह जाहिल तो नहीं। और तुम मुझे किस हक से दूसरी शादी करने से रोक रही हो? एक बेटा तक तो मुझे दे ना सकी। अंश की इतनी घटिया सोच को लेकर कुछ पल के लिए मुझे अंश से नफरत महसूस हुई थी, लेकिन फिर अपनी बेटियों का मुंह देखकर मैंने फिर से अपने घर को बचाने की कोशिश की थी। मैंने अपने घर को बचाने के लिए तिनके का सहारा लिया। मैंने कहा, अगर वह भी तुम्हें बेटा न दे सके तो क्या करोगे? तो क्या फिर तीसरी शादी करोगे? मेरी बातों का अंश पर कोई असर नहीं हुआ था। कहने लगा कि मैं पूनम से लड़के के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ, अपने दिल के सुकून के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है। अगर वह मुझे बेटा नहीं दे सकी तो भी कोई बात नहीं, अगर एक बेटी और हो गई तो क्या हुआ? तुम्हारी भी तो 3 बेटियां ही हैं, एक और सही। अंशु ने किसी भी बात को सुनने से मना कर दिया और अपना फैसला कर लिया था। उन पर तो पूनम का प्यार का भूत सवार था और इसी हफ्ते पूनम से शादी कर रहे थे। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने एकदम से कहा कि अगर अब तुमने एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा। और बस यहीं पर आकर मैं खामोश हो गई। मेरी बेटियां अभी बहुत छोटी थीं। बड़ी बेटी 5 साल की थी, दूसरी बेटी 3 साल की थी और सबसे छोटी बेटी अभी सिर्फ 2 महीने की थी। फिर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुप साध ली, क्योंकि अब कहने सुनने का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। और फिर वही हुआ जो टेंशन मुझे होनी थी। अगले हफ्ते पूनम से शादी करके वह मेरी सौतन बनाकर उसे घर ले आया। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उसका स्वागत किया था। शादी बहुत ही सादगी से की थी, लेकिन उसके अगले दिन ही अपने वलीमे का खाना गरीब बच्चों को खिला दिया था। पूनम के आने के बाद मेरी ज़िंदगी बस चल रही थी और कैसे चल रही थी मैं ही जानती थी। मैं अपनी मासूम बच्चों का मुँह देखकर अंदर ही अंदर तड़पती रहती थी। हमारा घर बहुत बड़ा था, इसलिए जगह की कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। उसने घर का सबसे बड़ा और अच्छा कमरा अपने और पूनम के लिए सेट कर लिया था। मैं ज़्यादातर अपनी बच्चियों को लेकर अपने कमरे में ही बंद रहती। शादी के तीसरे दिन ही अंश पूनम को लेकर हनीमून मनाने चले गए थे। पीछे रह गई थी मैं और मेरी मासूम बच्चियाँ। वह दोनों पूरे 1 महीने बाद लौटे थे और यह 1 महीना मेरी किन तकलीफ़ों में गुजरा था मैं ही जानती थी। छोटे छोटे तीनों बच्चों को संभालने के साथ साथ मुझे बाहर का काम भी करना पड़ता था। मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी का यही महीना सबसे तकलीफ़ से भरा महीना होगा, लेकिन मैं गलत थी। मेरी असल तकलीफ़ें तो अब शुरू हुई थी। मेरी और मेरी बच्चियों की क्या क्या ज़रूरत है वह अंश को दिखाई नहीं देती थी। मैं किसी चीज़ के लिए कहती कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए तो अंश हफ्तों तक उस बात को टालते रहते। वहीं अगर पूनम किसी चीज़ के लिए कह देती तो वह अगले ही घंटे में हाजिर हो जाती। पूनम खूबसूरत थी, रख रखाव वाली थी, बात करने में भी तमीज़दार थी, लेकिन उसे देखते ही मेरे अंदर नफ़रत के अंगारे भरने लगते थे। जी चाहता था कि इसका मुंह नोच लूं। इसने मेरी और मेरी बच्चियों के हक पर डाका डाला है। अंश पूरा पूरा दिन पूनम के साथ ही रहता, मुझे और मेरी बच्चियों को देखता भी नहीं था। पूनम घर का कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि अंश ने ही उससे कह रखा था कि घर का कोई भी काम मत करना, किचन में चूल्हे के सामने खड़े मत होना, क्योंकि तुम्हारा गोरा रंग काला पड़ जाएगा। और पूनम ने इस बात को शर्माते हुए मान लिया था। इसके उल्टा अंश ने मुझसे कह रखा था कि घर का सारा काम तुम करोगी, पूनम को किसी काम के लिए नहीं कहोगी, सारा काम करोगी और टाइम पर करोगी। मुझे अब अपनी ज़िंदगी जीने नहीं थी, बस गुजारनी थी, वह भी अपने बच्चों के लिए। इसलिए चुपचाप सारी बातें मानती चली गई। जब पति अपना नहीं तो घर किसी और लड़की से क्या शिकवा। पूनम वैसे तो पढ़ी लिखी समझदार थी, लेकिन थी तो सौतन ही। उसका खुद से भी मन नहीं करता था किसी काम को हाथ लगाए। पूरा पूरा दिन कमरे में बंद रहती थी। बस अंश के ऑफिस आने से 5 मिनट पहले बाहर निकलती, पूरी तरह तैयार होती और बाहर गेट पर अंश का इंतज़ार करने लगती। अंश आता तो दोनों कुछ देर आपस में बातें करते, साथ साथ बैठकर खाना खाते। मैं और मेरी बच्चियां किचन में ही बैठकर खाना खा लेते थे, क्योंकि अंश का हुक्म था कि मेरे सामने कम से कम आना। कभी कभी मैं अपना गुस्सा अपनी बच्चियों पर ही निकाल देती थी, लेकिन बाद में पछतावा भी होता था कि आखिर इसमें मेरी बच्चियों का क्या दोष है। लेकिन मैं खुद मजबूर थी। मैं पूरा दिन घर के काम करती, पूरा दिन घन चक्कर बनी रहती थी। सबके लिए नाश्ता, खाना, कपड़े, घर की सफाई, ऊपर से 3 बच्चों को संभालना। इसके बाद अंश और पूनम के फिजूल के एक चौंचले देखना। दिल पर पत्थर रखकर काम करती और दोनों की इश्कबाजियाँ देखा करती।
अगर अंश पूनम को दूसरे घर में रखते तब भी शायद मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन उन्होंने तो पूनम को मेरी छाती पर ही लाकर बिठा दिया था। फिर एक दिन पता चला कि पूनम पेट से है, तो वह इतने खुश हुए जैसे पहली बार अब बाप बन रहे हों। लेकिन मेरे लिए थोड़ी राहत हुई, क्योंकि उन्होंने पूनम के लिए दूसरा घर ले लिया और उसी में पूनम को शिफ्ट कर दिया। लेकिन जाते जाते एक जख्म और दे गए। कहा कि अगर पूनम इस घर में रहेगी तो मेरी नज़र पूनम के बच्चे को लग जाएगी। मेरे दिल पर धक्का सा लगा था, लेकिन पूनम का मेरे घर से जाना भी मेरे लिए सुकून की बात नहीं थी, क्योंकि पूनम होती थी तो कम से कम घर में खाने पीने का सामान तो आता था। अब तो अंश उससे भी बेफिक्र हो गए थे। घर में खाने पीने के लाले पड़ने लगे तो मैंने सिलाई का काम शुरू कर दिया। अंश को फ़ोन करके सामान मंगाती तो वह एक एक हफ्ता लगा देता, इसलिए मजबूरी में मैंने खुद ही कुछ करने की ठानी। मैं कपड़े सिलाई करती और जो कुछ भी पैसा आता वह घर में खर्च करती थी। यह दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अंश की नौकरी चली गई और पूनम ने एक बेटी को जन्म दिया। नौकरी जा चुकी थी, खर्चे बढ़ चुके थे, इसलिए मजबूरी में अंश ने जो किराए पर मकान ले रखा था उसे छोड़कर वापस पुराने घर में आ गए। उसने दूसरी नौकरी ढूंढ ली थी, लेकिन बहुत कम सैलरी थी उसकी। अब सारी सैलरी सुनैना और पूनम पर ही खर्च हो जाती थी। उसके कमरे में दूध के डिब्बे और फ्रूट वगैरह हर वक्त मौजूद रहते, जबकि मेरी बेटियों की तरफ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अंश की सैलरी तो सुनैना और पूनम पर ही खर्च हो जाती थी। मेरे खर्चे और मेरी बेटियों के खर्चे कहाँ से होते। मैं अपना वही सिलाई का काम करती थी और अपनी बेटियों का खर्च चलाती थी। अंश अपनी सैलरी से सिर्फ राशन पानी लाते थे। पूनम शुरू शुरू में तो अपनी दुनिया में ही मगन रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया था। जब खर्चे बढ़ने लगे और आमदनी कम हो गई तो एक दिन उसने किचन में ताला लगा दिया। मैंने पूनम से हैरानी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो कहने लगी कि आमदनी तो ज़्यादा है नहीं और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हर वक्त बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहें और फालतू के खर्चे बढ़ाते रहें। उसका इशारा साफ मेरी बच्चियों की तरफ था। जब पूनम किचन को ताला लगा रही थी तो अंश भी सामने बैठे बैठे यह सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला। मैंने शिकायत भरी नज़रों से जब अंश की तरफ देखा तो उसने अपने कंधे उचका दिए। कहने लगा कि पूनम ठीक ही कह रही है, अब आमदनी कम है तो खर्चे ज़्यादा सोच समझ कर ही खर्च करना पड़ेगा। कहते कहते रह गई मैं कि मैं तो खुद पैसे कमाती हूँ और अपने बच्चों का खर्च करती हूँ, बल्कि पूनम तो फिजूल खर्ची करती है। पर ना जाने कितने फ्रूट्स उसके कमरे में पड़े पड़े सड़ जाते हैं। लेकिन इसे तो मेरी बुज़दिली कहो या मेरी गलती कि मैं अपने पति से डरती थी, बस यहाँ पर भी मैं खामोश हो गई। इतने पर भी हद नहीं थी। पूनम ने मेरी बच्चियों का प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा कर सरकारी स्कूल में डलवा दिया और अपनी बेटी सुनैना को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दिया। जब मैंने अंश से इस बारे में बात की तो कहने लगे, पूनम ने जो किया ठीक किया। तुम्हारी बेटियां तो प्राइवेट स्कूल में पढ़कर अपना बेस अच्छा बना चुकी हैं। सुनैना को अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने दो, उसका भी बेस थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तुम्हारी बेटियां तो अब सरकारी स्कूल में भी पढ़ सकती हैं। सुनैना का कच्चा दिमाग है, अगर अभी से सरकारी स्कूल में डाल दिया तो वह पढ़ाई में कमज़ोर रह जाएगी। कोई त्यौहार होता, कोई फंक्शन होता तो मेरी बेटियों के लिए मैं जोड़ तोड़ करके खुद ही कपड़े बनाती थी, जबकि सुनैना के लिए मैचिंग चप्पल, मैचिंग चूड़ियाँ, मैचिंग ज्वेलरी सब कुछ आता था। यह देख देख कर मेरी बेटियों में हीन भावना आने लगी थी। कभी कभी मुझसे शिकायत करती कि मम्मी, सुनैना तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, फिर हम क्यों नहीं अच्छे कपड़े पहनते हैं। सुनैना की मम्मी इतने सारे जेवर और इतनी सुंदर कपड़े पहनती है, फिर आप क्यों नहीं पहनती। मैं बच्चों को डांट कर चुप करा देती, क्योंकि इन सवालों के मेरे पास कोई जवाब नहीं होते थे। अपने बच्चों की ज़रूरत को देखते हुए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलाई करने लगी, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर सकूं। लेकिन जो अंतर सुनैना के रहन सहन में और मेरे बच्चों में था, उसे मैं पाट नहीं पा रही थी, बस खाई को भरने में नाकाम थी। मेरी बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थीं और उन्हें अपने बाप से नफ़रत होती जा रही थी, क्योंकि वह उतना तो समझती थी कि पूनम नाम का यह जो सांप है उनके बाप ने ही उनके सीने पर लाकर बिठाया है। फिर खबर मिली कि पूनम फिर से पेट से है तो अंश बहुत ही खुश हुआ। इस बार भी उनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी। वह पहले की तरह ही पूनम का ख्याल रख रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अंश और पूनम मंथली चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और फिर सब कुछ खत्म हो गया। अंश और पूनम की मौके पर ही मौत हो गई।
मैं घर में दोनों के लिए खाना बनाकर तैयार बैठी थी और उनका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर मैं कुछ घबरा गई। बाहर गेट खोला तो एम्बुलेंस हमारे ही दरवाजे पर खड़ी थी। सब कुछ खत्म हो गया था। अंश और पूनम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। पूनम का बच्चा पेट में ही खत्म हो चुका था। इस हादसे से एक बार को तो मैं अंदर तक हिल गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने खुद को संभाल लिया। आखिर उन दोनों के जाने से मेरी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ने वाला था। पूनम तो मेरी कभी थी ही नहीं और मेरे पति भी मेरे नहीं रहे थे। वह हर वक्त पूनम के आगे पीछे फिरते, उसके ही खर्चे करते थे, मेरे बच्चियों की, और मुझे हमेशा इग्नोर करते। अंश की इन हरकतों ने मुझे एकदम पत्थर बना दिया था। मैंने खुद को जल्द ही इन सब बातों से ऊपर उठा लिया था। मुझे कोई ज़्यादा दुख नहीं था अंश के और पूनम के जाने का, लेकिन हाँ, जब उस सुनैना को मैं कभी कभी देखती थी तो थोड़ा दुख होता था कि फिर ये बिना माँ की बच्ची रह गई। लेकिन धीरे धीरे यह सब फिर नफ़रत में बदलने लगा, क्योंकि आखिर सब कुछ इसकी माँ की वजह से ही हुआ था। मैंने अपने पूरे घर पर एक निगाह डाली, अंदर तक सुकून उतर गया था। जब यह पूरा घर मेरा था, अब इसकी मालिक मैं थी, क्योंकि पूनम के आने के बाद मेरी हैसियत एक नौकरानी जैसी हो गई थी। मैं बस अपने कमरे में रहती थी और पूनम पूरे घर की मालिक थी। वो जैसा चाहती थी वैसा ही होता था। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की सोची और उसकी घर की थोड़ी सेटिंग बदली और उस घर को एक सिलाई सेंटर में बदल दिया। मैंने सिलाई सेंटर खोला। लड़कियों से फ़ीस लेकर मैं सिलाई लड़कियों को सिखाने लगी। मेरे काम पर भगवान की कृपा हुई और खूब चल निकला। घर में पैसे आने लगे तो मैंने अपनी बच्चियों का एडमिशन अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया और सुनैना का एडमिशन भी प्राइवेट स्कूल में ही कराया। मैं उसकी देखभाल, उसकी पढ़ाई लिखाई अपनी बच्चियों के बराबर ही करती थी, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। लेकिन फिर भी पुरानी ज़िंदगी की छाप मेरे दिमाग पर अभी भी थी। हालांकि सुनैना अब बहुत शांत हो गई थी और मेरे आगे पीछे मम्मी मम्मी कर घूमती रहती थी, फिर भी मुझे उससे पता नहीं क्यों नफ़रत ही होती थी। धीरे धीरे चारों बच्चियां बड़ी होने लगीं, लेकिन सुनैना ने खूब रंग रूप निकाला और बहुत ज़्यादा सुंदर थी सुनैना। और उसी के लिए जो भी रिश्ता मेरी बड़ी बेटी के लिए आता वह सुनैना की तरफ झुक जाता था। तंग आकर मैंने सुनैना से कह दिया था कि किसी भी आने वाले रिश्तेदार के सामने नहीं आना है। सुनैना मेरी सारी बातें मानती थी और उसने यह बात भी मेरी मान ली थी। वह किसी के सामने नहीं आती थी, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता कि मेरी बेटी का रिश्ता होते होते रह जाता। वह लोग उस रिश्ते को सुनैना के लिए किसी तरह देख लेते और उसे ही पसंद कर के चले जाते, और आज भी ऐसा ही हुआ था। मैंने दिल का पक्का फैसला कर लिया था कि अब सबसे पहले सुनैना की शादी करूँगी। अपने रास्ते के कांटे को निकालना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि जब तक सुनैना की शादी नहीं होती है मेरी बेटियों की शादी नहीं हो सकती थी। इसलिए मैंने सुनैना के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। लेकिन सुनैना के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता आता था, लेकिन मैं उसकी शादी किसी अच्छे घर में नहीं करना चाहती थी। जो बरसों से मेरे दिल में गुस्सा और नफ़रत भरा हुआ था, मैं उसे निकालना चाहती थी। मैं उसकी माँ का बदला उससे लेना चाहती थी। मैं हर आने वाले रिश्ते को मना कर देती थी, लेकिन हर अगला आने वाला रिश्ता उससे ही बढ़कर होता था। मैं तो सुनैना की शादी ऐसे घर में करना चाहती थी जो वहाँ जाकर खुश ना रह सके, जहाँ उसे सिर्फ दुख ही दुख हो। लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिश्ता मुझे नहीं मिला था। एक दिन मैं बाजार जा रही थी तो एक साइकिल वाले से टकरा गई। वह साइकिल वाला जल्दी से नीचे उतर कर आया और मुझे उठाते हुए बोला, माफ़ कर दो मैडम जी, मैंने आपको देखा नहीं। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं तो उनसे भागकर मैं कहीं बचना चाहता था। मैंने हैरत से उस साइकिल वाले को देखा। अच्छी कदकाठी का लड़का था, लेकिन कुछ घबराया हुआ था। मैंने कहा कि कौन तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? कहने लगा, मैडम जी, मैं एक जुआरी हूँ, जुए में सब कुछ हार गया हूँ। उधर कुछ उधार भी रह गया है, उसी को चुकता कराने के लिए कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। शाम तक कहीं ना कहीं से इधर उधर से जुगाड़ करके मैं उनका उधार चुकता कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे उनसे बचना है। मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, इससे अच्छा तो सुनैना के लिए कोई रिश्ता मिल ही नहीं सकता। मैं उस साइकिल वाले को थोड़ा साइड में लेकर गई और उससे पूछा, तुम शादी करोगे? मेरी बात सुनकर वो शर्मा गया और हाँ में सिर हिला दिया। मैं उसे फ़ौरन अपने साथ घर ले आई और उसी वक्त पंडित जी को बुलाकर मैंने सुनैना के साथ उसके फेरे डलवा दिए। सुनैना बहुत रोई, चीखी, चिल्लाई, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। एक बार को मेरा दिल उसके रोने चीखने से पिघला था, लेकिन मैं अपनी नफ़रत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे उसका रोना धोना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
उस साइकिल वाले की और सुनैना की शादी करवा के मैंने उसे उसी वक्त घर के कपड़ों में ही विदा कर दिया। वो रोती धोती घर से विदा हो गई। मेरी बेटियों ने जल्दबाजी में शादी करने की वजह पूछी तो मैंने कहा, अगर सुनैना की शादी नहीं करती तो तुम में से किसी की भी शादी नहीं होती। मेरी बेटियां मेरी बात सुनकर शांत हो गईं। अब मुझे अपनी बेटियों की शादी की फिक्र थी। मैं उनके लिए रिश्ते ढूंढने लगी। अब क्योंकि सुनैना का कोई मसला नहीं था तो मेरी दोनों बड़ी बेटियों की शादी बहुत ही आसानी से हो गई। अब घर में मैं और मेरी छोटी बेटी बचे थे और छोटी बेटी की शादी करने का अभी मेरा कोई इरादा नहीं था। सुनैना की शादी किए हुए मुझे पूरे 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीनों में सुनैना एक बार भी हमारे घर मिलने नहीं आई थी। मुझे अब थोड़ी उलझन होने लगी थी कि पता नहीं सुनैना कैसी होगी और वह एक बार भी हमसे मिलने क्यों नहीं आई। ऐसे ही दिन कट रहे थे कि एक दिन अचानक सुनैना आ गई। खुश लग रही थी और ना ही दुखी। आते ही मुझसे गले मिली और मेरे हाथ पर बहुत सारे पैसे रख दिए और बोली, मैं आपसे मिलने फिर आऊँगी। मैं हैरान हो गई कि ये सब क्या है, इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। फिर मैंने सोचा चलो जो भी है, मेरी बहुत सारी ज़रूरतें अटकी हुई थीं वह पूरी हो जाएंगी इन पैसों से। एक हफ्ते बाद सुनैना फिर से मिलने आई और खूब ढेर सारे पैसे लेकर मेरे हाथों पर रख दिए और तब मुझ बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि आखिर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। फिर मुझे उससे नफ़रत होने लगी कि इस लड़की की किस्मत कितनी अच्छी है, जहाँ भी जाती है इसकी किस्मत खुल जाती है। अगली बार जब सुनैना मुझसे मिलने आई तो उसका पति भी साथ में था। वह मुझसे बहुत ही मोहब्बत और गर्मजोशी से मिला और साथ ही साथ उसने अपने छोटे भाई के लिए मेरी छोटी बेटी का रिश्ता मांग लिया। मैंने भी लालच में आकर हाँ कह दिया। कितने पैसे वाले लोग हैं, मेरी बेटी राज करेगी जैसे सुनैना करती है। सुनैना ने मुझे अंदर कमरे में ले जाकर बहुत मना किया कि यह रिश्ता ना करें, लेकिन मैंने सुनैना की एक बात नहीं सुनी। मुझे लगा शायद सुनैना को मेरी बेटी का सुख देखा नहीं जा रहा है। वह नहीं चाहती है कि उसकी तरह मेरी बेटी भी ऐश करे। मैंने बाहर आकर सुनैना के पति को रिश्ते के लिए हाँ कह दिया और बोला कि अगले हफ्ते ही सादगी से शादी कर देते हैं। वह मान गया। जाते जाते भी सुनैना ने इस रिश्ते के लिए मना किया था, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। एक हफ्ते बाद ही मैंने सादगी से अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। फेरों से पहले भी सुनैना ने बहुत मना किया, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी। उल्टा उसे ताना देने लगी कि तुम नहीं चाहती हो कि मेरी बेटी खुश रहे। आखिर हो तो पूनम की ही बेटी ना। मेरी बात सुनकर सुनैना की आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोने लगी थी। अब मेरी बेटी की शादी हो गई और उसकी विदाई का वक्त आया तो मैंने पिछली सारी नाराज़गी भुलाकर सुनैना से कहा, सुनैना मेरी बेटी का ध्यान रखना। सुनैना हल्के से मुस्कुरा दी और कहा, जब ख्याल रखने का वक्त था तब तो आपने मेरी सुनी नहीं और अपने लालच में आकर अपनी बेटी की शादी करा दी। जितना हो सकेगा अब मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूंगी। मेरी बेटी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। मैं सोचने लगी नैना यह सब क्यों कह रही थी। फिर मैंने बात दिल से हटा दी और अपने काम में लग गई। मेरी बेटी की शादी को पूरे 2 हफ्ते निकल चुके थे, लेकिन इन 2 हफ्तों में मेरी बेटी एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई थी। मेरा दिल बेचैन होने लगा तो सोचा चलो क्यों ना खुद ही चलकर अपनी बेटी से मिलकर आती हूँ। अपनी बेटी से मिलने जब मैं उसके घर पहुँची तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। जी चाहता था कि दहाड़े मार मार कर रो लूँ। सुनैना ने मुझसे ठीक ही मना किया था कि यह शादी ना करे, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी थी। अपने लालच में आकर मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। जब मैं अपनी बेटी के घर पहुंची थी तो मेरी बेटी फकीरों वाले हुलिये में फटे कपड़े पहने, बाल बिखराए, बड़ा सा कटोरा हाथ में थामे घर से बाहर निकल रही थी। मुझे देखते ही वह दौड़कर मेरे गले से लिपट गई और बोली, मम्मी आपने मुझे कहाँ नर्क में भेज दिया। यह लोग मुझे बहुत मारते पीटते हैं और मुझसे भीख मंगवाते हैं। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मैं तो बोलने की हालत में नहीं थी कि तभी सुनैना भी उससे भी खराब हालत में बाहर निकली। मैं उससे चीख कर कहा, कहाँ सुनैना, तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सुनैना रोते हुए बोली, मम्मी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको खुलकर नहीं बता सकती थी। ये लोग बहुत ख़तरनाक लोग हैं, हर वक्त हम पर निगाह रखते हैं। मैंने आपको लाख मना किया था कि आप ये शादी ना करें, लेकिन आप लालच में थी, आप नहीं मानी। इनका गैंग बहुत बड़ा गैंग है, बहुत ऊपर तक इनकी पहुंच है। हमारे साथ साथ और भी कई लड़कियां यहाँ पर फंसी हुई हैं। अब आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो इन लोगों को पता चल जाएगा और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी।
आप ऐसा करें कि सबसे पहले पुलिस में जाएं और हमारे बारे में उन्हें सब कुछ बताएं। सुनैना मुझे वैसे ही छोड़कर मेरी बेटी को साथ लेकर निकल चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पैरों में जान नहीं है। किसी तरह खुद को घसीटते हुई मैं पुलिस थाने पहुंची और पुलिस को सारी कहानी बताई। पुलिस वाले पहले तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। मेरी बहुत मिन्नतें करने पर वह मेरे साथ उस जगह चलने को तैयार हुए। बस थोड़ी सी छानबीन के बाद वह लोग पकड़े गए। उनका बहुत बड़ा गैंग था। अब बड़े स्तर पर यह लोग लड़कियों से भीख मंगवाने का काम करते थे। पुलिस ने उन लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। अभी सारे लोग नहीं पकड़े गए थे, कुछ रह गए थे जिनके लिए पुलिस अभी छानबीन कर रही थी। बहुत सारी लड़कियां थीं जो इस गंदगी से अब छूट चुकी थीं। मैंने अपनी दोनों बेटियों को तलाक दिलवाया और घर वापस ले आई। अब मुझे एहसास हो रहा था कि बदले की आग में मैं कितनी अंधी हो चुकी थी। सुनैना के साथ साथ मैंने अपनी सगी बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। अगर कुछ कहना ही था, लड़ना झगड़ना ही था, अपना गुस्सा निकालना ही था तो वह अंश से कहना था। इसमें सुनैना का क्या कसूर था? वह तो बेकसूर थी। हर वक्त तो मम्मी मम्मी कहती, मेरे आगे पीछे फिरती रहती, मेरी मार खाती, मेरे तानों को सहती, घर का सारा काम करती थी। मैंने उस मासूम के साथ जानबूझकर गलत किया, इसीलिए भगवान ने मेरी बेटी के साथ गलत किया था। खैर, मेरी दोनों बेटियां मेरे पास हैं। मैंने पहली बार सुनैना को एक माँ बनकर गले लगाया। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए थे।